Hello my dear students, good morning and Jai Shri Krishna to all of you. Myself Raju sir and I heartily welcomes to you in my today's educational YouTube lecture. So बच्चों, अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कंपाउंड, मतलब अल्केन कंपाउंड की जितनी भी प्रिपरेशंस थी, जैसे कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिडक्शन प्रोसेस, then after from alkyl halide by using Woods reaction, Fittig reaction, Woods-Fittig reaction, Ullmann reaction, Frank-Land reaction, right? And the reduction of alkyl halide by Zn and HCl. Then after we discussed about the preparation of alkane from the carbonyl compound by using specific reduction reactions like Wolff-Kishner, Clemmensen reduction and red phosphorus and HI. Ready? And last preparation was that preparation of alkane from the carboxylic acid by decarboxylation process. But today we are going to discuss the physical properties of alkane compound. Listen carefully, physical properties of alkane compound. बच्चों, हम अल्केन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे उसका फिजिकल स्टेट कौन सा है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस. Then after we'll discuss about the boiling points of alkane compound, and last one the solubility of alkane compound. So first of all, physical state. बच्चों, फिजिकल स्टेट सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो सभी की सभी फिजिकल स्टेट है. ये तीनों के तीनों फिजिकल स्टेट, कौन सा फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी मॉलिक्यूल का, मतलब कोई भी कंपाउंड का स्टेट कौन सा होगा, वो डिपेंड करता है उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे. मतलब अगर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से बहुत ही नजदीक आके जुड़ जाते हैं, लाइक क्लोज पैक, तो उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो गए, उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा है तो वो सॉलिड बन जाएगा. अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो वो लिक्विड होगा, और उससे भी कम है तो वो गैस हो जाएगा. इट मींस वी कैन से the physical state of any compound is depend upon the intermolecular forces. If intermolecular forces is very high, then it will become in solid state, and very lower intermolecular forces are present between the molecules of alkane compound, then it will become gaseous compound. But alkane compounds are non-polar compounds. बच्चों, आपको पता है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के कितने टाइप हैं. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे पहला जो वीकेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है वो होगा डिस्पर्सन फोर्स, जिसे हम वांडरवाल फोर्स से भी जानते हैं. ठीक है, डिस्पर्सन फोर्स. उसके बाद है डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आपने स्टेट ऑफ मैटर में डिस्कस कर लिया. ठीक है, तो बच्चों वापस मैं बोल रहा हूं, मेनली आप 4 टाइप्स के इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को जानते हैं. सबसे पहले डिस्पर्सन फोर्स होगा, डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कौन सा है, तो वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड. उससे कम वाला, मतलब जिसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ कम किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होगा डाइपोल फोर्स, उससे कम होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. एंड the weakest intermolecular force is van der Waal or dispersion force. तो बच्चों, अब ये बात है कि डिस्पर्सन फोर्स कहाँ है. जो मोलेक्यूल नॉन पोलर है, मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूं, लाइक HCl, we have HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन is present in HCl. This bond is polar bond due to electronegativity difference between hydrogen and chlorine. The bond pairs will attract toward chlorine side and chlorine experiencing partial negative charge and hydrogen has partial positive charge. तो बच्चों, ये हो गया हमारा पोलर मॉलिक्यूल. अभी अगर इसके बाजू में मैं बगल वाला भी यही मैं पोलर मॉलिक्यूल रखता हूं, HCl जैसे कि लाइक प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो बच्चों ये इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है. ये जो इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा डाइपोल फोर्स. क्यों भैया डाइपोल? बिकॉज ये डाइपोल है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव पोल इज प्रेजेंट इन दिस HCl. This molecule is also polar molecule. The force are present, intermolecular forces are present between polar molecules is known as dipole force. It is a strongest intermolecular force than dipole induced dipole and dispersion force और लंदन फोर्स. डिस्पर्सन फोर्स को फ्रिट्ज लंदन के नाम पे से लंदन फोर्स बोला जाता है.
अगर मेरे पास एक HCl का मोलेक्यूल है, ये जो हमारा पोलर मोलेक्यूल है बच्चों, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये वाला हो गया पोलर मोलेक्यूल। अगर इसके बाजू में हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हो गया नॉन पोलर मोलेक्यूल। इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स है, इसे हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसके बारे में आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं स्टेट ऑफ मैटर में। बच्चों ये वाला इंटरमोलेक्युलर फोर्स इससे वीक होगा। अगर आपको इंटरमोलेक्युलर फोर्स को तोड़ना है, क्योंकि ये फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, ये वाला दो मोलेक्यूल के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जितना स्ट्रांग होगा, उतने मोलेक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे, जैसे हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग। जितना ये वाला फोर्स इंटरमोलेक्युलर फोर्स जितना स्ट्रांग, उतने मोलेक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे। अभी मैं फोर्स का जो स्ट्रेंथ में बोलूंगा तो डाइपोल फोर्स, stronger intermolecular force than dipole induced dipole force। हाँ बच्चों, इससे भी स्ट्रॉन्ग वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और सबसे वीक जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स होगा वो होगा डिस्पर्सन फोर्स, सबसे वीक वाला। डिस्पर्सन फोर्स किसके बीच में होते हैं? अगर सिर्फ नॉन पोलर मोलेक्यूल्स है हमारे पास, तो नॉन पोलर मोलेक्यूल के बीच में जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स होगा वो होगा डिस्पर्सन फोर्स। लाइक मेरे पास अगर H2 है हाइड्रोजन, दूसरा वाला H2 है हाइड्रोजन, तो ये दोनों हो गए नॉन पोलर मोलेक्यूल्स, नॉन पोलर मोलेक्यूल्स। तो ये नॉन पोलर के बीच में जो ये बॉन्ड होगा वो होगा डिस्पर्सन फोर्स या तो लंडन फोर्स, जिसे हम लंडन फोर्स भी बोलते हैं, जो सबसे वीक वाला है। मैं आपको पहले से बता देता हूं कि कोई भी मोलेक्यूल हो जिसका इंटरमोलेक्युलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, दो मोलेक्यूल के बीच में फोर्स जितना ज्यादा होगा, उतना मोलेक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएगा, ठीक है। और जितना नजदीक आएगा उसकी फिजिकल स्टेट उतनी ही सॉलिड की ओर जाएगी, मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अगर दो मोलेक्यूल के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्स बहुत कम है, तो ड्यू टू वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्स, तो इंटरमोलेक्युलर स्पेस इज वेरी हायर। दो मोलेक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा होगी तो वो इजीली मूवेबल हो जाएंगे मोलेक्यूल, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फिजिकल स्टेट किससे डिसाइड करना है, तो वो होगा इंटरमोलेक्युलर फोर्स से। जितना इंटरमोलेक्युलर फोर्स स्ट्रांग होगा, उतने मोलेक्यूल की जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की ओर जाएगी। बच्चों हम बात कर रहे हैं अल्केन के बारे में, एंड ऑल द अल्केन कंपाउंड्स आर नॉन पोलर कंपाउंड। क्यों भैया नॉन पोलर क्यों है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं मीथेन से। आई हैव अ मीथेन, सो देयर आर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन। बच्चों बॉन्ड कब पोलर बनेगा? अगर दो एटम के बीच में जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सपोज ज्यादा है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वो बॉन्ड पोलर बन जाएगा, मोलेक्यूल भी पोलर हो सकता है। मगर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं, दोनों हेटेरो एटम ही है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है, मगर इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर डिस्कस करें तो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस है। इट मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम। तो अगर ये दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम है, बहुत कम डिफरेंस है, तो ये बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं डेवलप होगी जैसे कि यहाँ पे HCl में हो रही है। तो अगर ये पोलैरिटी नहीं बन रही तो ये ओवरऑल मोलेक्यूल में जो ये सभी के सभी बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? नॉन पोलर। तो ओवरऑल मीथेन हो जाएगा नॉन पोलर। तो मेरे पास ये एक मीथेन है, ये दूसरा मीथेन है, ये तीसरा मीथेन है, ये सभी के सभी मीथेन के बीच में जो ये इंटरमोलेक्युलर फोर्स होंगे
वो कौन सा वाला होगा? तो आप बोलोगे कि सर ये मीथेन तो नॉन पोलर है। क्यों भैया नॉन पोलर है? क्योंकि अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो पोलर नहीं होता, नॉन पोलर होता है। क्यों भैया? क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। बॉन्ड पोलर होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की और नेगेटिव स्पीसीज की ओर खींच के चला जाना है, उसे पार्शियल नेगेटिविटी पार्शियल पॉजिटिविटी फॉर्म होनी चाहिए। मगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट नजदीक है एक दूसरे से। सो ड्यू टू द वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर, एंड ड्यू टू नॉन पोलर CH बॉन्ड इन अल्केन, all the alkane compounds are non-polar। ठीक है, तो ये हो जाएगा all the alkane compounds are non-polar compound, and due to non-polarity only London force or dispersion force is present। You can also say van der Waals force is present between molecules of alkane, so it possess weakest intermolecular forces। मतलब अल्केन के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्स बहुत ही कम है, and due to less intermolecular attraction forces almost alkane compounds are in gaseous form। तो ये मीथेन हो जाएगा हमारा गैस। क्यों भैया? क्योंकि इन दोनों के इंटरमोलेक्युलर फोर्स बीच में है वो बहुत ही वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड वान डर वाल फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। ठीक है, हाँ, मगर आप अभी हम ये बात करें कि भैया इंटरमोलेक्युलर फोर्स है वो कम है, ठीक है, ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस द बॉन्ड विल बिकम नॉन पोलर इन अल्केन, and due to non-polarity the intermolecular forces are dispersion or van der Waals forces, and due to that van der Waals force the intermolecular force is less, and so due to van der Waals force alkane compounds almost in gaseous form। but ये intermolecular forces कौन सी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं? तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कंपाउंड में उतना वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इंटरमोलेक्युलर फोर्स बढ़ जाएगा। दूसरा मोलेक्यूल के शेप पे, तो मान लो कि हम ये सभी मोलेक्यूल को एज ए स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। तीसरा वाला कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया पे, अगर ये मेरे दो हाथ है, दोनों के ऐसे घिस के मैं यहाँ पे ऐसे में फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इन दोनों के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्स डेवलप हो जाएगा, और ये सिर्फ दोनों उंगलियों को ऐसे घिस के फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? इंटरमोलेक्युलर फोर्स डेवलप होगा। अब बच्चों ये देख लो, ये इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स डेवलप होगा उससे ज्यादा ये पूरे हाथ में इंटरमोलेक्युलर फोर्स डेवलप होगा। क्यों भैया? क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जैसे कंपाउंड में कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वैसे इंटरमोलेक्युलर फोर्स बढ़ जाता है, और जैसे इंटरमोलेक्युलर फोर्स बढ़ेगा उतने मोलेक्यूल नजदीक आएंगे और उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता जाएगा गैस से लिक्विड से सॉलिड की ओर। इसीलिए on the basis of intermolecular forces we can divide into mainly three parts, like C1 to C4 in gaseous form, it means methane, ethane, propane and butane। therefore that four different alkanes are in gaseous form, उसके actual standard state है gaseous form, methane, ethane, propane, butane, up to 4 carbon alkane is present in gaseous form। now C5 to C17 कार्बन, C17 तक की जितनी कार्बन चेन है वो सभी के सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसमें से C5 और C6 चेन होती है लाइक पेंटेन और हेक्सेन। नॉर्मल पेंटेन और नॉर्मल हेक्सेन वो होते हैं वोलेटाइल लिक्विड, क्योंकि अभी गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस में C4 से C5 में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, वो लिक्विफाइड हो गए, जरूर हो गए, मगर उसकी जो लिक्विड फॉर्म की जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी कम होगी। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वीक तो ऑलरेडी है ही उसमें ड्यू टू वान डर वाल्स फोर्स। सो C5 C6 वो हो गया वोलेटाइल लिक्विड, और जैसे कि C17 की बात करते तो C16 C17 वो हो जाएगी विस्कस लिक्विड लाइक सेमी सॉलिड टाइप। Ready? Now more than 17 carbons are present in alkane compound, then they are present in solid form। So ये हो गया बच्चों physical state। All the alkanes are non-polar compound, and due to non-polar nature of alkane, only van der Waals force is present in alkane compound। And due to that, the physical properties of alkane, C1 to C4 gas, C5 to C17 liquid, and the physical state more than C17 carbons are present in carbon chain, that is in solid state।
बच्चों ये C17 से ज्यादा मतलब C18 C19 वाले जितने भी कार्बन होंगे वो होंगे ग्रीस फॉर्म में। ग्रीस मतलब विस्कस सेमी सॉलिड टाइप के। बच्चों ये सभी के सभी अल्केन की जो बड़ी लंबी वाली चेन होती है उसे बोला जाता है पैराफिन्स, पैराफिन ऑयल्स। रेडी, उसे पैराफिन बोलते हैं। अल्किन की जो स्ट्रेट चेन होती है उसे बोलते हैं ओलेफिन्स, अल्केन की चेन को बोलते हैं पैराफिन्स। सो C17 C18 C19 C16 C15 कार्बन वाली जितनी भी चेन वाले अल्केन्स है उन सभी को हम पैराफिन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस कर दिया। अभी हमें बात करना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन कंपाउंड। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल डेफिनेशन तो मैं नहीं दूंगा, और वेपर प्रेशर के बेस पे जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है वो भी आपके लिए जरूरी नहीं है, मगर आपके समझ में आए वही डेफिनेशन मैं दूंगा कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में है और मैं चाहता हूं कि उसे गैस में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे क्या करना होगा? वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ाना होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को कम करना होगा। तो क्या होगा? जैसे जैसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम होते जाएंगे, उसके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो करना क्या है बच्चों? हमें सिर्फ एक ही काम करना है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है उसे ब्रेक करना है। So if we want to convert liquid compound to gaseous compound, then we have to break the intermolecular forces which are present between molecules. दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है सिर्फ आप उसको तोड़ दो तो मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही नहीं वो ब्रेक हो जाएगा। इसे हमें क्या करना है? जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग है उतनी बाहर से हमें हीट अप्लाई करनी होगी। So the required quantity of heat, if we want to apply that required quantity of heat to break the intermolecular forces, we have to increase the temperature. अब कैसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम करोगे? कैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ाओगे? तो बच्चों याद रखना, थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स से ऑपोजिट होती है। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है तो उसकी थर्मल एनर्जी कम होगी या तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर दो मॉलिक्यूल्स के एकदम नजदीक है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। मगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्पेस बढ़ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? मेरे पास लिक्विड है, ये लिक्विड को मुझे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूंगा। अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी तो ऑटोमेटिकली इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होता जाएगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और लिक्विड से बन जाएगा गैस। तो बात यह रही कि बच्चा सर हमें कैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी? कुछ करना नहीं है, सिर्फ हीट अप्लाई कर दो। If we increase the thermal energy, automatically kinetic energy of that molecule will increase. तो हमें हीट अप्लाई करनी होगी। सो वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट कहाँ से निकालेंगे? आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, उस पे उसको बर्नर के नीचे रख दो, बर्नर के ऊपर रख दो, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मोलिक्यूल्स देन एट वन टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड टू गैस। तो अगर मुझे ये अल्केन कंपाउंड हो या तो पोलर कंपाउंड हो, नॉन पोलर कंपाउंड हो, अगर मुझे उसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना होगा। ये वाला है डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये वाला है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और ये वाला कौन सा है? नॉन पोलर। इट मींस ओनली वान डर वाल फोर्स और लंदन फोर्स। बच्चों जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उतना वो फोर्स ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट ज्यादा होगी। तो आप मुझे बताओ इन तीनों में से कौन से मॉलिक्यूल को गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना होगा? ये वाला। क्यों भाई? क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स है, उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स तो ज्यादा होगा। अभी इसको हमें लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट करना है तो उसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट अप्लाइड करनी होगी, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना होगा। सबसे कम टेम्परेचर ये लगेगा। क्यों भैया? क्योंकि उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स तो सिर्फ लंदन फोर्स है, वो सबसे वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, तो इजीली ये मॉलिक्यूल है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ अगर कंपाउंड नॉन पोलर है, सुनिए, अगर कंपाउंड नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गए।
अगर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कम है तो उसे तोड़ने के लिए हीट भी कम लगेगी, और उसे तोड़ने के लिए हीट भी कम लगेगी तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो लिक्विड से गैस हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर वो तो कम टेम्परेचर में बॉईल हो गया, इवोपरेट हो गया। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों अल्केन कंपाउंड है वो सभी के सभी नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत ही कम होते हैं। तो अगर हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए कम क्वांटिटी चाहिए हीट की, तो हमें टेम्परेचर सिर्फ थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा, ऑटोमेटिकली वो इवोपरेट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड को लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है वो ब्रेक करने के लिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी अप्लाई कर दोगे तो भी चला जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। So the required quantity of heat to break the intermolecular forces in alkane compound is very less, so that alkane molecules easily evaporate at lower temperature. So the boiling point of alkane is less or lower due to weak intermolecular forces. So you can see, due to the non-polarity, only van der Waals force is present. So the boiling point of alkane compounds are low. सभी अल्केन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं एज कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अल्केन में अगर कार्बन चेन बढ़ाते जाए, जैसे कि एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लो, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड मिलेगा, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि अल्केन कंपाउंड में इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कौन सा होगा। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, हेप्टेन, इट मींस विथ इंक्रीजिंग इन कार्बन चेन, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो आप यही सोचेंगे सर C1 से C4 तक गैस था, C5 से C17 तक लिक्विड था, C17 से आगे सॉलिड हो गया, मतलब जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस भी इंक्रीज होते जाएंगे, इसीलिए तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। अगर हम गैस से लिक्विड से सॉलिड की ओर जाएंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो वैसे हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अ कार्बन चेन ऑफ अल्केन, तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस विल इंक्रीज एंड द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। बट हाउ, वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्यों बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम कार्बन बढ़ाते जाते हैं। तो बच्चों उसका सिर्फ एक ही रीजन है, अब यहां पे देख सकते हो, यहां पे मेरे पास एक मीथेन है, यहां पे हो गया इथेन, यहां पे हो गया प्रोपेन। तो आप सोचिए ये मीथेन का जो मोलेक्यूल है इसका मोलेक्यूलर साइज इतना हुआ, इथेन में एक CH2 जितना मोलेक्यूल बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे CH3 CH3 है, तो एक एक्स्ट्रा CH2 घुस गया इसमें, तो उसका मोलेक्यूलर वेट भी बढ़ गया, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए, इन दोनों के बीच में सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए। दूसरी बात, मोलेक्यूलर साइज बढ़ गया। अभी मोलेक्यूलर साइज बढ़ जाने की वजह से क्या होगा बच्चों, इफ आई हैव अ smaller molecule, the contact surface area is very less, but I have a bigger molecule, then the contact surface area between these two bigger molecule is very high। तो इन दोनों के बीच में देखिए ये मोलेक्यूलर, ये जो contact surface area और ये जो contact surface area दोनों में डिफरेंस है। जैसे जैसे contact surface area बढ़ता जाएगा बच्चों, जैसे जैसे contact surface area बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इंटरमोलेक्युलर फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए, इवोपरेट करने के लिए ज्यादा हमें क्वांटिटी ऑफ हीट अप्लाई करनी होगी। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया कुछ? तो देखिए जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती है, व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अल्केन सीरीज लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एंड व्हेन वी कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, यू कैन सी द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज मीथेन से इथेन की ओर, इथेन से प्रोपेन की ओर जब हम मूव करते हैं तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोलेक्युलर साइज बढ़ने की वजह से कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे कॉन्टैक्ट
कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज होना ही पड़ेगा। तो देखिए, इंक्रीजिंग इन कार्बन चेन, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। यहाँ पे देखिए, ड्यू टू नॉन पोलैरिटी ओनली van der Waals इज प्रेजेंट, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज वेरी लो। ये सभी के बॉइलिंग पॉइंट कम है, मगर जब इंटरनली डिस्कस करते हैं तो मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी, मोलेक्युलर साइज बढ़ती जाएगी। मोलेक्युलर साइज बढ़ती जाएगी तो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस भी इंक्रीज हो गए। जैसे इंक्रीज होगा इंटरमोलेक्युलर फोर्स, उतना ही हमें ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट अप्लाई करनी होगी इवोपरेट करने के लिए, सो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। बट ये हो गया। देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मीथेन, 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 कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम होगा। यहाँ पे देखिए, इथेन, 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 मोलेक्यूल्स की साइज बढ़ गई। प्रोपेन, 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 जैसे जैसे मोलेक्यूल्स की साइज बढ़ती गई, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया भी बढ़ता जाएगा। यहाँ से कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया यहाँ ज्यादा है, इससे कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा है। देखिए, तो जैसे जैसे कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस भी बढ़ते जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मान लो कि आपने ऐसा सोचा कि सर मेरे पास आइसोमर्स है, अल्केन के आइसोमर्स, लाइक नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ये है CH3 CH2, मतलब इथेन, सॉरी CH2 CH3, ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। अभी ये जो नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला कौन सा है? C4H10। अभी यही मोलेक्यूल मैं यहां पे लगा देता हूं, CH3CH CH3 CH3, तो ये भी C4H10 ही होगा, मगर ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन। तो बच्चों देख लो, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया आइसोब्यूटेन। ऐसा बाजू में एक मैं दूसरा नॉर्मल ब्यूटेन भी लगा देता हूं, चलिए, और इसके बाजू में ऐसा आइसोब्यूटेन लगा देता हूं, तो इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा। इट मींस व्हेन इंक्रीज द ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, मोलेक्युलर साइज डिक्रीज। ये देखिए, अगर ये मिथाइल यहां पे आ गया तो ये साइज कम हो गया। जैसे जैसे साइज कम होती जाएगी, वैसे वैसे कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया भी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम होता जाएगा, वैसे वैसे इंटरमोलेक्युलर फोर्स भी कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे इंटरमोलेक्युलर फोर्स कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम होना ही है। तो देखिए, इन दोनों में मोलेक्युलर फॉर्मूला भी सेम है, दोनों में मोलेक्युलर वेट भी सेम होगा, क्योंकि 58 इसका मोलेक्युलर वेट है ग्राम पर मोल। तो ये दोनों का मोलेक्युलर वेट भी सेम, मोलेक्युलर फॉर्मूलाज आल्सो सेम, बट दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो जैसे हम आइसोमर्स को देखते हैं, इन द आइसोमर्स ऑफ अल्केन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन नॉर्मल ब्यूटेन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। क्यों भैया बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? कॉमन कॉन्सेप्ट है, बॉइलिंग पॉइंट कम इसीलिए हो रहा है कि जैसे जैसे आप ब्रांच बढ़ाते हो, देखिए यहाँ पे ये जो मोलेक्युलर साइज होगा वो इसकी वजह से होगा, यहाँ पे मोलेक्युलर साइज थोड़ा कम हो जाएगा, आइसोपेंटेन है, इससे भी कम होगा यहाँ पे मोलेक्युलर साइज। तो जैसे जैसे मोलेक्युलर साइज कम होता जाएगा, सुनिए, जैसे जैसे मोलेक्युलर साइज कम होता जाएगा, वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कम हो जाएगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बट हाउ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज बाय द डिक्रीजिंग इन कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया? इफ द ब्रांचिंग इंक्रीज, ब्रांच बढ़ जाएगी, इफ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट इन सिमिलर मोलिकुलर वेट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट कब आपको अप्लाई करना है? जब आपको कोई सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन मिले तब। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट देखना होगा, जैसे जैसे कार्बन, जिसमें कार्बन ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पहले ये बात दिमाग में रखिए। जिसका कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मगर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, नंबर ऑफ मोलिकुलर वेट सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, मगर स्ट्रक्चर में कुछ अलग है, जोल जाल है।
स्ट्रक्चर में जितनी ब्रांच ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ क्वेश्चंस बना देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीजिंग इन ब्रांच बिकॉज ड्यू टू द ब्रांचिंग मोलिकुलर साइज डिक्रीज। देखिए, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और 2-मिथाइल ब्यूटेन और 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती गई वैसे वैसे मोलिकुलर साइज कम होता गया, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सो देखिए, ड्यू टू द ब्रांचिंग इन मोलिकुलर साइज, ड्यू टू ब्रांचिंग मोलिकुलर साइज डिक्रीज एंड कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया आल्सो डिक्रीज, सो द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। बच्चों मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक मेरे पास A है, CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा वाला है मींस B है CH3 CH2 CH3, यहां पे हो गया CH3, ठीक है। थर्ड वन मतलब C, CH3 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 एंड D CH3 CH3। अगर आपको कोई पूछे ये चारों के चारों अल्केन है, जैसे कि ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये इथेन है, ये आइसोब्यूटेन है और ये नियोपेंटेन है, इन चारों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो आप डायरेक्ट ऐसा मत दिमाग लगाना कि सर जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आपका दिमाग सही बोल रहा है मगर गलत टाइम पे। सबसे पहले आपको यह देखना है किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। अगर मेरे पास कुछ ऐसा भी है, चलिए ये चारों में से आप पहले कार्बन देख लीजिए, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 1 2 3 4, यहाँ पे 5 कार्बन, 5 कार्बन आर प्रेजेंट इन सी, दिस इज द नियोपेंटेन। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सी वाला। आप बोलोगे सर इसमें तो ब्रांच ज्यादा है, ब्रांच को मारो गोली। सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर लीजिए, इन चारों में से किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है? ये सी वाले में। तो मैंने यहां पे पहले बताया, इंक्रीज इन कार्बन चेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और मोर नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट देन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो प्रेजेंट हायर, मोर नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट देन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो हायर फॉर दैट कंपाउंड। सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मगर अब ये दूसरा वाला एग्जांपल देते हैं, A CH3 CH2 CH2 CH3, B CH3 CH3 CH3, ये होगा C CH3 CH2 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 CH3, और अब हो गया मेरे पास D, वो जो होगा CH3 CH3, ये होगा CH3 CH3। अभी ये चारों में से बात करते हैं। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? नंबर ऑफ कार्बन। जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे भी 5 कार्बन है। तो पहले 5 कार्बन वाला जितना भी अल्केन है उस सभी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C and D इज हायर देन A and B। बट नाउ व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर C and D? तो इन दोनों में देखिए नंबर ऑफ कार्बन आर सेम फॉर आइसोमर्स ऑफ अल्केन व्हिच हैव सेम मोलिकुलर वेट एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, इट मींस सेम नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे ये भी लिख देता हूं, सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इन दोनों में सेम है। तो अभी क्या करना है? तो अभी देखना है कि जिसमें ब्रांच ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ब्रांच को देखो। अगर सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला है तो ही, ठीक है। तो इन दोनों में C की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद D, और इन दोनों में सबसे ज्यादा होगा A और उसके बाद होगा B, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं है। तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अभी हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्केन कंपाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों हम देखने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट वाला पॉइंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्केन कंपाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। So my dear students, we can divide into 2 types for the different types of solvent like polar and non-polar solvent. But remember one thing, always polar compounds are soluble in polar solvent and non-polar compounds are soluble in non-polar solvent.
बच्चों आपका दोस्त आपके जैसे ही नेचर वाला होगा। अगर किसी इंसान का नेचर आपसे मैच नहीं हो रहा तो वो आप में मिसिबल नहीं होगा, मतलब आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा, आपका दोस्त नहीं होगा। अगर किसी का नेचर आपके साथ मिसिबल हो रहा है तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपके साथ जुड़ जाएगा, आप में डिसॉल्व हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। ऑलवेज पोलर सॉल्वेंट्स आर सोल्यूबल इन पोलर सोल्यूट और पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट and non-polar compounds are soluble in non-polar solvent। अगर आप पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डालते हो तो डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। मगर अगर आपने पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला या तो नॉन पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डाला तो डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे NaCl इज आयोनिक कंपाउंड, ग्लूकोज इज पोलर कंपाउंड, सुक्रोज इज पोलर कंपाउंड, इथेनॉल इज पोलर कंपाउंड, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O। मतलब NaCl मतलब नमक या तो शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज वो सब पोलर कंपाउंड या तो इथेनॉल पोलर कंपाउंड है और वाटर पोलर सॉल्वेंट है H2O। तो वो सभी कंपाउंड्स का ग्लूकोज या तो NaCl को आप H2O में डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, आप सबको पता है। वैसे ही ऑयल ले लो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वेजिटेबल घी, कोई भी ले लो, तो घी, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो सब नॉन पोलर कंपाउंड्स है, वो एक दूसरे में मिसिबल हो जाएंगे मगर वो पानी में घुल नहीं पाएंगे क्योंकि पानी है वो पोलर कंपाउंड है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक टाइप के अल्केन कंपाउंड्स है, वो तो नॉन पोलर है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सुन लो, वो अल्केन कंपाउंड है, वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। So we can say all the alkane compounds are non-polar compound and due to non-polarity they are insoluble in H2O because H2O is polar compound। तो बच्चों कभी भी पेट्रोल या तो केरोसिन होगा वो पानी में कभी भी मिसिबल नहीं होगा, आपने देखा होगा। वेजिटेबल ऑयल हो या घी हो वो पानी में कभी मिसिबल नहीं होगा, मगर केरोसिन और पेट्रोल एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, मिसिबल हो जाएंगे क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर वाले हैं। तो नेचर सिमिलर होना चाहिए। पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बट नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो अल्केन कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, सो दे आर इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। Alkane compounds are non-polar, so they are insoluble in polar solvent like H2O, ethanol. But they are soluble in non-polar solvent because ये non-polar है तो non-polar में mix हो जाएगा like CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, सभी के सभी non-polar solvent है। अगर non-polar solvent है तो इसमें alkane miscible हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्केन कंपाउंड। एक ही बात दिमाग में रखना, अल्केन कभी पानी में मिसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट आज डिस्कस कर लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन कंपाउंड। सो टिल दैट लेक्चर, गुड बाय, जय श्री कृष्ण।